दोस्तों नमस्कार। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में क्या होगा? एबीपी सी वोटर का सर्वे ये कह रहा है कि वहाँ कांग्रेस को बढ़त ही नहीं है, वो सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस ने तो पिछली बार भी सरकार बनाई थी, यानी 2018 में, जब उसे पूर्ण बहुमत से बस कुछ सीटें कम मिली थी। पिछली बार का अगर आप आंकड़ा देखें तो 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी और वोट परसेंटेज उसका था 40.89, जबकि बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। हालांकि वोट परसेंटेज उसका थोड़ा ज़्यादा था, 41.02%। यानी बहुमत के आंकड़े से केवल 2 सीटें दूर थी कांग्रेस पार्टी, और उसने समाजवादी पार्टी जिसको 1 सीट मिली थी, बीएसपी जिसे 2 सीट मिली थी और 4 निर्दलीय, इनसे जोड़ करके अपनी सरकार बनाई थी। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 15 महीने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से बगावत की और वो बीजेपी के खेमे में जाकर के खड़े हो गए। सरकार गिर गई, फिर से सरकार बनी बीजेपी की, यानी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हो गए। शिवराज सिंह चौहान जो पिछले 17-18 साल से मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश में, और अब जबकि एंटी इनकम्बेंसी अपने चरम पर दिखाई दे रही है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी की सक्रियता और एकजुटता। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों लोग मिलकर के, जीतू पटवारी और जितने भी वहां और जो स्थानीय नेता हैं, वो एक सुर में कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए लामबंद है। जबकि भारतीय जनता पार्टी 3 खेमों में पहले से बटी हुई थी। 3 गुट वहां माने जाते थे, शिवराज, महाराज और नाराज। अब तो हालात ये हैं कि जो नरेंद्र मोदी ने कार्ड खेला है कि वहां 7 सांसदों को उतार दिया है चुनाव मैदान में। उसमें से 3 मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल। कैलाश विजयवर्गीय को भी उन्होंने उतार दिया है, और ये शायद वो होड़ है कि जिसमें मुख्यमंत्री कौन होगा, ये नरेंद्र मोदी ने गेंद डाल दी है उनके पाले में। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जोर लगाएंगे, तो शिवराज सिंह चौहान क्या करेंगे? क्या वो हथियार डाल देंगे नरेंद्र मोदी के सामने? नहीं। शिवराज सिंह चौहान ने बगावती स्वरों को बुलंद करते हुए कई सभाओं में कहा कि हमारी सरकार कैसी है, आप लोग बताइए, हमारी सरकार रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो आगे ये भी कह दिया कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। नरेंद्र मोदी दबाव में आए, बुधनी से फिर से शिवराज सिंह यानी मामा को चुनाव मैदान में उतार दिया, यानी गोटियां अब उनके पास भी हैं। और डेमोग्राफी मध्य प्रदेश की ये कहती है कि शिवराज सिंह चौहान को किनारे करके भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव नहीं जीत सकती। ओबीसी 51%, और इस बार तो ओबीसी ज्यादा वहां पर आंदोलन धर्मी नजर आ रहा है। पिछले 3-4 सालों से मध्य प्रदेश में तमाम नौजवान संगठन हैं ओबीसी के, जो कास्ट सेंसस के इशू पर जमीन पर संघर्ष कर रहे थे, आदिवासियों के मुद्दों पर वो लगातार आंदोलन कर रहे थे। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे ही एक संगठन से मुलाकात करके यह भी कहा था कि कास्ट सेंसस हम कराएंगे। जो हमने सर्वेक्षण कराया था पिछली बार, उसके आंकड़े जारी नहीं किए, ये हमने गलती की। और अब राहुल गांधी तो खुल करके कास्ट सेंसस के बारे में बोल रहे हैं, ओबीसी के मुद्दे के बारे में बोल रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पर उन्होंने तो भरी संसद में यह कहा था कि जो पावर स्ट्रक्चर है सत्ता का, उसमें ओबीसी महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए, केवल महिलाओं की नहीं। एजेंडा बहुत क्लियर। और अभी वो 10 तारीख को यानी कल शहडोल में सभा करने गए, और वहां पर उन्होंने आदिवासियों के मुद्दे को उठाया बड़े जोर शोर से। वो आदिवासी बनाम वनवासी का सवाल कि आरएसएस और बीजेपी उनको वनवासी कहती है, यानी जंगली समझती है, उनके अधिकार नहीं देना चाहती है। जबकि आदिवासी का मतलब होता है कि वो इस देश के मूल निवासी हैं, वो इस देश के निर्माता हैं, जल जंगल जमीन पर उनका अपना अधिकार है। और राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी का जो रिमोट है वो अडानी के हाथों में है, और वो आदिवासियों के जमीन पर
कब्जा करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी है वो आदिवासियों के मान सम्मान को भी कुचल रही है। आपको याद होगा कि एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब करने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता था और उसी बात को रेखांकित किया राहुल गांधी ने। उन्होंने ये भी कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब में लिखा था कि आरएसएस की जो लेबोरेटरी गुजरात नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में आरएसएस बीजेपी की लेबोरेटरी का मतलब है कि जहां आदिवासियों के मुंह पर पेशाब की जाए, जहां पर बलात्कारी को बचाते हुए बलात्कार के शिकार महिला के भाई को कुचल दिया जाए, उसको मार दिया जाए, यानी जो विक्टिम है वो खुद शिकार हो जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो लेबोरेटरी है उसमें मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है, यानी घोटाले दर घोटाले व्यापम की उन्होंने बात की कि जिसमें सैकड़ों लोगों को आत्महत्या करनी पड़ी, लेकिन जो 40% कमीशन 50% कमीशन था वो निरंतर चलता रहा, किसी को न्याय नहीं मिला। तो वो मध्य प्रदेश की लेबोरेटरी, आरएसएस की लेबोरेटरी, जिसमें आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का न तो सम्मान है न उनके अधिकारों की सुरक्षा है, ये वो मध्य प्रदेश है जहां पर 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, वहीं पर 32 सीटें अनुसूचित जाति यानी दलितों के लिए आरक्षित हैं। और लंबे समय से आजादी के बाद तो कांग्रेस पार्टी का ही शासन रहा। 1977 में पहली बार वहां जनता पार्टी की सरकार बनती है, कैलाश चंद्र जोशी सीएम होते हैं, उसके बाद वीरेंद्र सक्सेना, सुंदर लाल पटवा, और 1980 में फिर से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है। अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा, श्यामाचरण शुक्ल, ये लोग मुख्यमंत्री रहते हैं। और फिर 1990 में भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में आती है, सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन 93 में कांग्रेस पार्टी फिर से वापसी करती है। दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के बहुत मजबूत, बहुत कद्दावर नेता आज माने जाते हैं, जिनकी समझ के लोग कायल हैं, जिनकी वैचारिक प्रतिबद्धता सैल्यूट करने के लायक है, वो दिग्विजय सिंह 93 से 98 तक मुख्यमंत्री रहते हैं। और फिर चीजें पलटती हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जो काम करती है, उसने ओबीसी को अपने साथ जोड़ा, उनका हिंदुत्वीकरण किया, और कांग्रेस के खिलाफ जो उसने प्रचार अभियान किया, उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उमा भारती, बाबूलाल गौर, ये दो लोग मुख्यमंत्री रहे, दोनों ओबीसी समाज से आते हैं। और फिर शिवराज सिंह चौहान 2005 में सत्ता में पहुंचते हैं और लगातार 2018 तक रहते हैं। 2018 में मैं पहले आंकड़े दे चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी, लेकिन उसे हड़प लिया गया। ये बीजेपी के जो चाणक्य हैं उनका बड़ा योगदान इसमें माना जाता है, जिनका डायलॉग है कि जहां हमारी सरकार नहीं बनती है वहां हम डेफिनेटली बनाते हैं। विपक्ष कहता है वो सरकार चुराते हैं, सरकार हथियाते हैं, वो सरकार खरीदते हैं, और वही मध्य प्रदेश में भी हुआ था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की थी और उस बगावत को 1857 की बगावत से जोड़ा गया था। एक दौर था जब रानी लक्ष्मीबाई शरण लेने के लिए आई थी, अपने जीवन को बचाने के लिए आई थी, और सिंधिया ने बगावत करके अंग्रेजों के पक्ष में वो झुक गया था। लक्ष्मीबाई की शहादत हुई थी। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि सिंधिया ने फिर से वो गद्दारी की, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, लेकिन गद्दारी का तो सिला आज तक नहीं मिला। वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी में मोदी और शाह के सामने बेबस नजर आते हैं। जो कभी जलवा होता था, सोनिया गांधी के यहाँ वो बिना अपॉइंटमेंट लिए जाते थे, राहुल गांधी से तो बड़ी गहरी दोस्ती थी, लेकिन उन्होंने उस दोस्ती, उस सोनिया के प्रति अपने उस पूरे भाव को भुला करके वो सत्ता के आगे गद्दारी करते हुए झुक गए। मिला उनको अभी तक कुछ भी नहीं। वो शायद मंसूबा बना करके रखे हैं कि मध्य प्रदेश में कभी वो मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अब जब इन 3 मंत्रियों को वहां पर लगा दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी के भीतर की जो अपनी गुटबाजी है, और शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह से उन्होंने अलग थलग किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी खुद ही मुसीबत में आ गई है।
एबीपी और सी वोटर का सर्वे भी कह रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। डेमोग्राफी, परिस्थितियां और एंटी इनकम्बेंसी, ये तीनों गवाह हैं कि कांग्रेस पार्टी वहां मजबूत है। और उसकी मजबूती का एक बड़ा कारण, दो मैं कारण मानता हूं। एक वहां का स्थानीय कारण कि दिग्विजय सिंह जैसा नेता वहां पर मौजूद है जो सत्ता के स्वार्थ में कतई नहीं है, उसे बदलना है, परिवर्तित करना है सत्ता को, उन संघियों को, उन बजरंगियों को निकाल करके सत्ता से बाहर करना है जिन्होंने मध्य प्रदेश के उस पूरे सामाजिक ताने बाने को बर्बाद कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने तो योगी आदित्यनाथ से सीख करके वहां भी बुलडोजर कल्चर को शुरू कर दिया था, जबकि मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यकों की आबादी ही ज्यादा नहीं है, फिर भी वहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया। दिग्विजय सिंह को माना जाता है कि वो धर्मनिरपेक्षता को लेकर के बेहद प्रतिबद्ध रहे और एक विश्वसनीय चेहरा कांग्रेस पार्टी के पास राहुल गांधी के रूप में है। वो राहुल गांधी जो सच और ईमानदारी के एक तरह से आइकॉन बन गए हैं, सोशल जस्टिस के वो एक सबसे विश्वसनीय नेता के रूप में सामने आ गए हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि राहुल गांधी आज बहुजन की राजनीति कर रहे हैं, और वही बहुजन की राजनीति जिससे उन्होंने कांशीराम साहब से सीखा, खुद वो कहते हैं। वो राहुल गांधी जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को, नेहरू को बहुत पढ़ा, और इसीलिए मैं अब बार बार ये कहता हूं कि राहुल गांधी का अब राहुल गांधी नाम नहीं होना चाहिए, ये राहुल अंबेडकर गांधी हैं, जिन्होंने इस समय के पूरे सत्ता समीकरण को, पूरे सियासत को और पूरे समाज को बदल दिया है और राजनीति के प्रति लोगों की दिलचस्पी को बढ़ा दिया है। जो निराशा बढ़ रही थी लोगों की, जो राजनीति के प्रति लोगों को घिन आने लगी थी, उसे वापस ला करके खड़ा कर दिया है राहुल गांधी ने, और यही इसकी मजबूती है। शुक्रिया, धन्यवाद।